आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, जिस भी परीक्षा में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर नेट की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो जिससे गोदान से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो एक प्रश्न तो आता ही आता है। कई बार ऐसा होता है 3 से 4 प्रश्न भी बन ही जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। ठीक है, ऑल का बटन दबाना ना भूलना, क्योंकि ऑल का बटन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं आ पाएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। करने से पहले में, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो फिर मैं आपको शुरू से लेकर पहले थोड़ा सा मैं परिचय, यानी गोदान जो उपन्यास है किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं, क्योंकि मैं तो 0 से लेकर 100 तक लेकर चलूँगी, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रकाश में मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में भी डाल देती हूँ। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म यानी हुआ था 1880 लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में। और ये 31 जुलाई, अगर फिक्स आ जाए, डेट आ जाए तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। मूल नाम था इनका धनपत राय, यानी मूल इनका नाम था धनपत राय, यानी जो इनका बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। इनकी मृत्यु हुई थी 1936, यानी 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप गहराई से तैयारी करना चाहते हैं तो डेट यानी तिथि समेत याद कर लेना। अगर आप चाहते हो नहीं हमारे लिए तो इतना ही सीमित है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। अब ध्यान देंगे, गोदान जो उपन्यास है ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पूर्ण क्यों लगाया। पूर्ण मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इनके बाद का एक और उपन्यास है मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र इनका पूरा नहीं हुआ था। इनके पुत्र ने उनको पूरा किया था। ठीक है, इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था। इनके 2 पुत्र थे और एक पुत्र इनके रचनाएं करते थे। और ये गोदान 1936 का इनका उपन्यास है। गोदान और उनकी मृत्यु, यानी प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी। गोदान का प्रकाशन भी 1936 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब है गोदान के सबसे पहले हम पात्र का जिक्र करेंगे। पात्र का जिक्र करने से मैं पहले आपको बता दूं, ये बहुत ही कम से कम 6-7 घंटे में मैं एक वीडियो बनाती हूँ। बहुत मैं आपको समय दे रही हूँ और आपका एक तो इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप लिंक डाउनलोड कर लें और इसमें ग्रुप में जुड़ जाएं। 1 महीने की तैयारी में 199 रुपये में मात्र, यानी मात्र और मात्र क्या है, 199 रुपये में ये आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो। नहीं तो आप निःशुल्क पढ़ते रहना, नहीं चाहिए तो कोई कहे मैं लूट लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये क्या मेरे कागज़ और पेन का खर्चा भी नहीं निकला। आप समझ सकते हो कि कागज़ भी आते हैं, पेन भी आते हैं और एक कागज़ 5 रुपये का आता है। तो 199 रुपये में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक डाउनलोड कर ले, ग्रुप में जुड़ जाएं और 199 में ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, ग्रामीण पात्र वहाँ क्या है, एक बार क्या है ऐसे मतलब कि दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए एक परिवार के सदस्य हैं। कुछ सदस्य गांव में रहते हैं और कुछ सदस्य क्या रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो उनके एक कल्पना के द्वारा उनका ऐसा मतलब इतना ग्रामीण पात्रों में और शहरी पात्रों में इतना मेलजोल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो पहले हम ग्रामीण पात्रों पर चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण पात्र, मुख्य पात्र क्या है, इसका होरी है। और ये पूरी ही कथानक, यानी पूरे उपन्यास का कथानक होरी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये इसका क्या है, केंद्रीय पात्र है।
अब क्या है, इसकी जो महिलाओं में केंद्रीय पात्र है वह है धनिया। और ये धनिया कौन है? होरी की पत्नी है। कौन है? होरी की पत्नी है। ये महिलाओं में केंद्रीय पात्र है। उसके बाद जो अंतिम समय में जो थोड़ी सी लगती है कि केंद्रीय पात्र है तो वो है मालती। ठीक है, मालती और धनिया जो महिलाओं में सबसे ज्यादा रोल इनका रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब है गोबर। गोबर है होरी का पुत्र। ये क्या है? होरी मानता है रूढ़िवादी है, पहले की जो रूढ़िवादी ने पिछली परंपराओं को मानने वाला है, गांव की जो परंपरा है सभी को मानता है, और एक साधारण सा पात्र। लेकिन गोबर क्या है? क्रांतिकारी पात्र है, इन रूढ़ियों का विरोध करता है। इसके साथ धनिया भी कई बार आपने बहुत ज़्यादा विरोध करती दिखाई गई है। ये अनपढ़ होकर भी, जो मेरी पसंदीदा पात्र है, अगर मैंने गोदान पढ़ा था तो ये पसंदीदा पात्र है तो धनिया ही है। एक अनपढ़ होकर आप देखेंगे, जैसे जैसे इसके कथन आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पुत्री, ये सोना और रूपा होरी और धनिया की क्या है? पुत्री है। पंडित दाता दिन है और इसके पुत्र है। दाता दिन की क्या है? पुत्र है। जुनिया है, सिलिया है, बोला है। तो ये क्या है? जुनिया क्या है? गोबर की क्या है? पत्नी है। पहले प्रेमिका थी, बाद में क्या है? पत्नी बन जाते हैं। और इसके बोला क्या है? जुनिया का पिता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम शहरी पात्रों पर बात करते हैं। शहरी पात्र में आपके राय साहब, अमरपाल सिंह। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये राय साहब है ना, इसका कहीं कहीं अमरपाल लिखा मिलेगा आपको, कहीं राय साहब मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने ये इस उपन्यास को नहीं पढ़ा, देखो अभी ध्यान दीजिए, कई बार क्या मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना काम का प्रेशर रहता है कि मेरे जबान से कुछ स्लिप हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं कुछ ऐसा जो मतलब अनजाने में निकल जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगी। कमेंट करके बता देना कि मैम आपने ऐसा बोल दिया, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि एक बच्चे को संभालते संभालते आपको भी समय देना पड़ता है, मैं खुद का भी अपना करती हूँ। तो देखिए राय साहब और अमरपाल, कहीं आपको राय साहब लिखे मिलेंगे, कहीं अमरपाल लिखे मिलेंगे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राय साहब का नाम क्या है? अमरपाल सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मेहता, ये दर्शन शास्त्र के विद्वान और देखो भाई ये कुल्फी वाला भी ऐसी समा गया। दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर है डॉक्टर मेहता। दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर मेहता है। ये देखा जाए तो प्रेमचंद के विचारों को, मतलब प्रेमचंद अपने विचार, प्रेमचंद ने डॉक्टर मेहता के माध्यम से क्या है? प्रसारित किए, मतलब कि जनता तक, सामान्य जनजीवन तक पहुंचाए हैं। मिस मालती, तो मिस मालती क्या है? इंग्लैंड में से डॉक्टर पढ़ के लिख कर आई और यहाँ क्या एक तरह से आप देखें प्रैक्टिस कर रही है, तो एक तरह से समाज सेवा का कार्य कर रही है। फिर है मिस्टर खन्ना, जो मिल मालिक और बैंकर भी है, ठीक है। गोविंदी खन्ना की पत्नी और एक आदर्श महिला है। बिजली पत्रिका के जो संपादक है ओंकार नाथ वर्मा है, ठीक है। अब देखिए राय साहब, जो जिसको हम अमरपाल सिंह भी कहते हैं, राय साहब का पूरा नाम है राय साहब अमरपाल सिंह, ठीक है। ये सेमरी गांव के, ध्यान देखेंगे मैं बताऊंगी कौन सा महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण तो सारे हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है? अमरपाल, सेमरी गांव का कौन है? राय साहब अमरपाल सिंह किसके हैं? सेमरी गांव के हैं। होरी क्या है? बेलारी गांव का रहने वाला है, तो ये गांव जरूर आप याद रखेंगे। अब देखेंगे राय साहब और होरी में आपस में चर्चा हो रही है, तो क्या चर्चा, क्या बातचीत हो रही है वो हम पढ़ेंगे, और यहाँ से आपके महत्वपूर्ण तथ्यों की यानी कथनों की शुरुआत होती है, ठीक है। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए, ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ राय साहब होरी से। तो एक बार मैं इसको पढ़ने से पहले क्लियर करना चाहूंगी। देखिए भाई, कई बार कोई भी लगा ले, आप मेहनत कर रहे हो और आपको कोई ये कहे कि आप इस क्या है, आपके बदले में किसी दूसरे का नेट या जेआरएफ हो जाता है, तो क्या आप उसको दे दोगे? नहीं दोगे। इस सिद्धांत की बातें ज़्यादातर होता तो है भी हम दूसरों का भला चाहें, लेकिन इतना नहीं कि अपने को तबाह करके दूसरे का भला चाहें। लेकिन ये बात क्या है? प्रेमचंद ने अपने, यानी प्रेमचंद कहना चाहते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी बातें कहीं कहीं पात्रों के माध्यम से कहलवाई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो देखो गरीबों के में ये कहते हैं कि राय साहब होरी से कह रहे हैं कि अगर गरीबों में ईर्ष्या और बैर है ना, यानी कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बैर है, तो वो स्वार्थ के लिए नहीं है,
यानी उनका स्वार्थ है ना तो पेट के लिए, यानी कि अपनी पेट यानी भूख मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। और ऐसे बैर को मैं तुच्छ माने छोटा मानता हूँ कि मतलब कि मेरे अंदर वो जलन नहीं है कि कह रहे हैं राय साहब कि उनकी जो उनकी गरीबी को देखते उनकी ईर्ष्या और बैर क्या है, छोटा पड़ जाता है। वो गरीब ज़्यादा है लेकिन वो ईर्ष्या और बैर कम रखते हैं, और रखते भी हैं तो वो अपने स्वार्थ नहीं, कुछ इतना इतना ही स्वार्थ अपने पेट भरने के लिए रखते हैं। तो यहाँ देखा गया कि प्रेमचंद राय साहब के माध्यम से कहलवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षण कह रहे हैं, ये दूसरा देखिए, लक्षण कह रहे बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाएगी, मिट जाने मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूं, राय साहब होरी से कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, राय साहब कह रहे हैं कि मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाएगी, मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूं। अब भाई सोचिए, सोच के देखिए, कौन चाहता है? सब चाहते हैं कि हमारा वर्ग आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारा नाम हो, दुनिया जाने, नाम फेम सब कुछ हो हमारे पास। लेकिन राय साहब कोई चाहेगा, ये मतलब एक ऐसा लग रहा है कि मतलब यकीन करने वाली बातें नहीं है। यानी राय साहब नहीं कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रेमचंद राय साहब से कहलवा रहे हैं, ठीक है, ओरी से कह रहे हैं। तो ये दोनों जो कथन थे इनकी, ओरी के और राय साहब के आपस में थे, इनको याद रखेंगे। मैं स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरे के शर्म पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं किसी को भी दूसरे के शर्म पर मोटे होने का अधिकार, ये भी राय साहब कह रहे हैं। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने को आपत्ति नहीं है, समाजवाद का यही आदर्श है राय साहब। ठीक है, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो उसकी प्रभुता मानने को आपत्ति नहीं, समाजवाद का यही आदर्श है। यानी यहाँ वो समाजवाद की आदर्श की बातें करते हैं कि बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो, यानी हमारी बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। कहने का मतलब कि हमें अंदर से स्वार्थ मुक्त होंगे तो हमारी कोई बात मानने से कौन इनकार करेगा। यानी समाज की भलाई के लिए जो बात कही जाएगी तो राय साहब कह रहे हैं कि कोई वो होनी चाहिए, यानी उसकी बात माननी चाहिए जो समाज के लिए आगे बढ़ने की बातें हों। आगे बढ़ते हैं, ये जो कथन है ये इसमें उपन्यास ये गोदान से संबंधित हो गए हैं शुरू। अब ध्यान देंगे, मैं बता दूंगी कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई भी आ सकता है, गोदान के सारे ही कथन महत्वपूर्ण, लेकिन जो प्रीवियस ईयर जो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वो मैं बता रही हूँ। गोदान किसी एक पात्र को, यानी गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधि पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो व्यक्ति बनेगा बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता होगा, रामविलास शर्मा। अब इसका मतलब समझिए, ये रामविलास शर्मा ये कह रहे हैं कि वैसे तो उसके सारे ही पात्र प्रेमचंद के विचारों का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे, कहीं मतलब कि किसी के मुख से कहलवा रहे, कहीं किसी, लेकिन अगर मेहता और होरी को, यानी मेहता और गोरी के विचारों को दोनों को मिला लिया जाए तो क्या बनेगा, मतलब कि प्रेमचंद बन जाएगा। मतलब कि कुछ विचार मेहता के कुछ होरी के, दोनों विचारों को मिल जाए तो प्रेमचंद के विचार बन जाएंगे। ये ऐसा कौन कह रहे हैं? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा कह रहे हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधि पात्र नहीं कहा जा सकता, मतलब एक पात्र को हम प्रतिनिधि पात्र नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक पात्र में सारे विचार प्रेमचंद के नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर मेहता से होरी को जोड़ा सके, यानी मेहता के कुछ विचार और होरी के कुछ विचार, दोनों व्यक्तियों के विचार मिला दिया जाए तो बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? रामविलास शर्मा कह रहे हैं। तो ठीक है, एक में ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक प्रश्न में। उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यास की अमर सृष्टि है। पहला अवसर है जबकि हिंदी का कथा साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति में किया गया है। तो ये इतना महत्वपूर्ण, छोड़ो इसको। मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो, मुझ में और उसमें अंतर इतना ही कि मैं जो कुछ मानता हूं उड़ेल चलता हूं, पर लोग मानते कुछ और करते कुछ है। मेहता राय साहब से। अब मेहता ये कह रहे, अब मैं अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राय साहब करके हमारी अस्थि मिट जाए, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और उसका स्वागत करूंगा। ठीक है, तो मतलब बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या है? अंदर से वो स्वार्थी किस्म के इंसान है, मतलब अंदर से क्या है, गरीबों का मतलब कि शोषण करते हैं। तो ये मेहता कहते हैं कि अगर मतलब कि ये है कि अगर तुम है ना ये चाहते हो हमारे जीवन के सिद्धांत तो उनको मुझ में, मतलब कि तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो। ये मेहता कह रहे हैं राय साहब से, मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो,
मुझ में और उसमें अंतर इतना है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उड़ेल चलता हूँ, लोग मानते कुछ और करते कुछ है। मतलब मेहता ये कह रहे हैं कि मैं जो सोचता हूँ, जो मेरे सिद्धांत है, मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूँ, लेकिन लोग क्या है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। ऐसा मेहता कह रहे हैं, प्रोफेसर मेहता कह रहे हैं, जो कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है। ये ऐसा किसके बारे में कह रहे हैं? राय साहब से कह रहे हैं कि तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो। नारी केवल माता और उसके उपरांत वे जो कुछ है सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय। ये मेहता गोविंदी से कह रहे हैं। देखिए, गोविंदी और मेहता आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मेहता एक ऐसे इंसान है जो नारी का बहुत सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि जब गोविंदी से मिलते हैं तो गोविंदी क्या है, एक आदर्श महिला। वो कह रही हैं कि नारी केवल माता है, उसके उपरांत वह जो कुछ भी वह सब मातृत्व का, मतलब नारी एक आदर्श महिला है, नारी एक आदर्श व्यक्तित्व। कहने का मतलब ये है, ये क्या संसार की सबसे बड़ी साधना है। मतलब कि एक आदमी है ना, वो उतनी साधना नहीं कर सकता। वो नारी होने से एक सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा महान विजय है। ये कैसे कह रहे हैं? मेहता कह रहे हैं गोविंदी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इतनी बार पूछा गया है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान देंगे, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खुखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी पर आंख नहीं पड़ने देता। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं है, खुखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। कहने का अभिप्राय ये है, इसमें दो मतलब एक कथन में दो अर्थ छिपे हैं। मतलब कि अब हम जो सामने का जो अर्थ है वो पहले उस पर हम बात करेंगे। जैसे शेर होता है ना, मतलब शेर के सामने अगर शिकार है भाई, तो अगर कोई दूसरा आ जाए, कोई दूसरा जीव आ जाए, वो भी उसे खाना चाहता है, यानी वो भी, तो क्या है, शेर इतना खुखार हो जाएगा कि वो उसे देखने तक नहीं, मतलब अपने शिकार की तरफ देखने तक नहीं देगा दूसरे जीव को, यानी दूसरे जानवर को देखने तक नहीं देगा, क्योंकि वो अपने शिकार को अपनाना चाहता है। तो ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार प्रेम है। एक प्रेमी और जब एक प्रेमिका होते हैं तो वो चाहते हैं, यानी प्रेमिका चाहेगी कि मेरे प्रेमी यानी मेरा पति है, ये किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं दे। ऐसा कौन कहे? मेहता मालती से कह रहे हैं। मेहता और मालती में क्या है, आगे जाकर जैसे आजकल बोलते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप, तो उसी का दशा गया। मेहता और मालती में क्या है? प्रेम है, लेकिन ये शादी नहीं करते हैं, अंत तक साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले, 90% ये बात सही होती है, ठीक है। मैं 100% नहीं कहूँगी। मान लीजिए आपको कोई कथन आ नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब कि आपने नहीं पढ़ रखा उसको, तो ध्यान देंगे। अगर बात अच्छी है, यानी कि बात सिद्धांतों वाली है, लेकिन जो भाषा है वो क्या है? एक ग्रामीण भाषा है, यानी सिद्धांतों वाली भाषा। जैसे आपको शब्द के ग्रामीण प्रभाव मिलेगा तो वो होरी के कथन होंगे, वो मतलब होरी के कथन होंगे। लेकिन जब सिद्धांतों वाली बातें हैं, उसकी भाषा मतलब एक साहित्यिक भाषा मिले, यानी साहित्यिक हिंदी मिले, शुद्ध भाषा मिले, तो फिर 90% जो कथन होंगे वो मेहता के ही होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मतलब सिद्धांतों वाली बातें हैं, बात अच्छी है, लेकिन क्या है, ग्रामीण भाषा में है, मतलब बहुत ज़्यादा साहित्यिक हिंदी नहीं है, ग्रामीण शब्द मिले उसमें, तो वो होरी के कथन होंगे। लेकिन अगर भाषा आपको साहित्यिक मिले तो फिर क्या है, वो मेहता के ही कथन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे जहन में औरत और त्याग और यानी त्याग और की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की होती है और आत्मा स्त्री की होती है। तो ये देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेहता बड़े आदर्शवादी विचारों के बहुत अच्छे हैं। ये नारी के पक्ष में ज़्यादातर बातें मेहता ही बोलते हैं, नारी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। मतलब मैंने अब आपको कहा ना कि जो मेहता के जो विचार है, जो प्रेमचंद के विचारों से मिलते जुलते, यानी मेहता जो बोलते हैं प्रेमचंद वो चाहते हैं, यानी वो अपने कथन मेहता के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि मेरे जहन में औरत और के त्याग की मूर्ति है। एक मिनट,
त्याग और तपस्या जो भी है, जो मूर्ति बेजुबानी से अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की एक अंश, एक आत्मा का अंश बन जाती है। देह पुरुष की होती है, आत्मा स्त्री की होती है। ये क्या है, मेहता कहे हैं मिर्जा से, ठीक है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। मेहता विमेंस लिंग भाषण, यानी जब मेहता विमेंस लिंग में भाषण दे रहे हैं, जो विमेंस लिंग जो किया गया है, जो सेमिनार कह लीजिए आप, उसमें सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, अधिकार का स्रोत वही शक्ति का उद्गम है। ये क्या है, मेहता विमेंस लिंग में भाषण दे रहे हैं, उस समय ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। यानी भविष्य की चिंता मतलब कि अब देखो हमें कायर बना देती है। अब आप से लगा लीजिए, मान लिया आपकी परीक्षा है और आपको बहुत चिंता है, मैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब कि आपके अंदर एक डर बनता है। तो डर होता है वो एक कायरता की निशानी, भूत का भार हमारा कमर, भूत का भार। अब क्या है, मान लीजिए आप पिछली परीक्षा में रह गए, हार गए, तो आपकी मतलब भूत जो आपके प्रेशर आ गया, मतलब जो आपने जो अतीत में जो गलतियां की उसका आपके ऊपर प्रेशर आ गया, वो क्या हमारी कमर तोड़ देता है। तो ऐसा कौन कह रहे हैं, प्रोफेसर मेहता कह रहे हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि हमारी नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। तो ये क्या आपस में मालती और मेहता आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर मालती, मेहता के कथन पर मालती कह रही है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानती, यानी क्या आप इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, मतलब कि नारी है वो परीक्षा नहीं चाहती पुरुष से कि तुम परीक्षा दो मेरे प्रेम की, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, जान दे सकता हूँ, चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, ऐसा नहीं। वो क्या चाहती है, प्रेम चाहती है, मतलब इज्जत चाहती है, सम्मान चाहती है कि जो पति है या जो प्रेमी है वो मेरा सम्मान करे। ऐसा कौन कह रही है, मालती कह रही है मेहता से। आगे बढ़ते हैं। अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से परिवर्तन इन क्या है, आप तो पर विजय पाना होगा। कोई देवता कोई गुप्त की गई शक्ति उनकी मदद करने नहीं आएगी। गोबर प्रेमचंद गोबर के संदर्भ में तो ध्यान देंगे। गोबर, इसमें अगर देखा जाए तो गोदान उपन्यास में गोबर कह रहा है, लेकिन अगर गहराई से इसका गूढ़ अर्थ लिया जाए तो प्रेमचंद के विचार है और वो गोबर के माध्यम से कहलवा रहे हैं। और गोबर कौन है, होरी के पुत्र हैं, ठीक है। तो गोबर कह रहे हैं कि वो एक क्रांतिकारी विचारों के, जो आधुनिक विचारों के युवा है गोबर, आधुनिक को क्या पुरानी रूढ़ियों को नहीं मानते उनके पिता की तरह। वो कह रहे हैं कि भाग्य खुद बना, यानी कि भाग्य क्या है, कोई चीज नहीं होती भाग्य कि भगवान आएगा हमारे भाग्य बना दे। वो कहता है कि भाग्य क्या है, परिवर्तन है, यानी हमें परिवर्तन लाना होगा, अपने आप पर विजय। कोई देवता गुप्त, यानी कोई देवता गुप्त बनकर हमारा भाग्य नहीं आएगा, उनके कोई मदद करने नहीं आएगा, क्या है, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। ऐसा कौन कह रहे हैं, गोबर कह रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद गोबर के माध्यम से कहलवा रहे हैं, ठीक है। संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश होगा। ये प्रेमचंद मेहता के माध्यम से अब ध्यान देंगे। यहाँ प्रेमचंद कह रहे हैं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और रहना भी चाहिए, अगर ये मिट गए तो मानव जाति का सर्वनाश हो। तो ये इस कथन का देखा जाए तो ये बहुत रूढ़िवादी विचारधारा है कि छोटे बड़े तो रहने चाहिए, अगर ये नहीं रहे तो ये सर्वनाश हो जाएगा। तो ये प्रेमचंद के बहुत ही रूढ़िवादी विचार देखा जाए तो इन शब्दों के माध्यम से। लेकिन इनका विचार धर्मवीर भारती ने बहुत पुरजोर विरोध किया था कि ये क्या है, मतलब कि एक तो समानता, हम चाहते हैं कि आगे आगे समानता है लोगों के गुणों का, जो वास्तव में उन पदों के मतलब जो पद पे होने चाहिए उनको ये अधिकार मिले, और ये नहीं कि कोई जाति या धर्म के नाम पर पद पर बैठ जाए। तो ये देखा जाए तो धर्मवीर इनका आके जाकर खूब क्या है विरोध करते हैं इनकी बातों को। आगे बढ़ते हैं। राय साहब उन हिंसक पशुओं में से है जो गरजे और गुनी के बदले मीठी बोल सीख गए। शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता ही है, लेकिन मीठी बोली सुनता हुआ
शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता है, लेकिन मीठी बोलती सुनता हुआ, मीठी बोली सुनता हुआ। कहने का मतलब ये है कि रामविलास शर्मा कह रहे हैं राय साहब के विषय में। अब राम क्या है, जैसे राय साहब बड़े विचार तो बड़े उनके अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। भाई जो वास्तविकता में वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं, जैसे कि कोई गाँव, जैसे बहुत सारे गाँव के, तो बड़े बड़े हाँकते हैं, मतलब कि अच्छी अच्छी बातें करें। तो ये रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि वो मतलब शिकार तो करते हैं, शिकार तो करते हैं, जो उनकी बात में आता वो उनका शिकार बन जाए, अपनी जान से हाथ धो दे, मतलब कि वो उन्हें समाप्त कर देते हैं। लेकिन उस शिकारी क्या है, मरता भी है तो कैसे मीठी मीठी बातें सुनता हुआ जान से हाथ धोता है। ऐसा कौन कह रहे हैं, रामविलास शर्मा राय साहब के शर्मा के विषय में कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सब मन को समझाने की बातें हैं। देखो भाई, अगर कोई शब्द समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं स्पीड से लिखती हूँ कि जल्दी से पूरा हो जाए, 1 महीने का आपका समय, और जहाँ तक मुझे अनुमान थोड़ा लग रहा है, वैसे आप इसी तिथि को समझ के तैयारी करें, लेकिन लग रहा है थोड़ा अनुमान, क्या पता हो भी जाए, आगे थोड़ी डेट चली भी जाए तो और हमारी अच्छी बेहतर तैयारी हो जाएगी। भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। तो अब क्या है, होरी क्या कह रहा है कि होरी ये मतलब वो होरी क्या है, होरी कहीं भी जमींदारों को दोष नहीं देता है, मतलब कि वो ये मानता है कि इनको भगवान ने बड़ा बनाया है। लेकिन गोबर कह रहे हैं, गोबर उसका पुत्र है, वो बात बात पर विरोध करता है, वो क्रांतिकारी विचारों का क्या है, युवा है। वो कह के ये मन के समझाने की बात है। गोबर कहता है कि मन को समझाने की बात है, भगवान सबको बराबर बनाता है, लेकिन ये क्या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, इनके हाथ में लाठी आ जाती है तो गरीबों को कुचल डालते हैं और बड़ा आदमी बन जाते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, गोबर कह रहे हैं होरी से। ठीक है, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहोगे कि गर्दन, तो गर्दन वाला अलग आएगा, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो कहीं सोचो कि मैडम ने गया क्या चोटी करवा दे, तो वो वाला अलग कथन आएगा, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। पहले, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो। ध्यान दीजिए, गर्दन वाला अलग प्रश्न वो है, कोटेशन आएगी, तो ये अलग है। तो यहाँ ध्यान देंगे, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्म के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता, मैं उसे सुखी नहीं कह सकता। ये नहीं कि राय साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजों के विषय में, राय साहब कहते हैं कि मतलब कि वो जितना कर लेते हैं उनसे, भाई जो गरीब किसानों से, तो कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारी मजबूरी है अंग्रेजों के विषय में। अब अंग्रेज क्या है, अब जमींदार, उस समय जमींदार जो छोटे किसानों से कर इकट्ठा करके किसानों अंग्रेजों के पास भेजते थे। तो इसमें राय साहब अंग्रेजों के विषय में कह रहे हैं कि जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्म के तलवे चाटता हो, जो अपने अधीनों के खून चूसता, मैं उसे सुखी नहीं कह सकता। ठीक है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग की तरण था, जिसके पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। प्रेमचंद धनिया के विषय में। अब क्या है, धनिया के विषय में, धनिया भी बड़ी क्रांतिकारी विचार महिला थी। मैं इस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। देखो, मेहता तो क्या है, प्रोफेसर मेहता भाई दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है, तो वो तो पढ़े लिखे है, तो पढ़े लिखी बात है क्या। मालती भी पढ़ी लिखी है भाई, वो डॉक्टर के, इंग्लैंड से डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के आई है। गोबर भी मान लीजिए कुछ पढ़ा लिखा है, तो वो भी क्या है, मतलब कि एक युवा है। लेकिन धनिया एक अनपढ़ महिला होते हुए भी, और क्या पुराने जमाने की होते हुए भी, बड़ी क्रांतिकारी विचारों की महिला है, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बिना पढ़े ले अनपढ़, और परिवार की जिम्मेवारी को संभालते हुए इतने अच्छे विचार है उनके। आगे आगे आप देखेंगे। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही तरण था, जिसे पकड़े हुए सागर को पार करे थी। तो धनिया के विषय प्रेमचंद, जो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या है, होरी की, तो मतलब कि जो पति पत्नी होरी और धनिया जीवन के संघर्ष में दोनों साथ साथ कर चल रहे थे। वो कह रही है कि प्रेमचंद कह रहे हैं कि इसमें क्या है, इसके यानी वो क्या थे, विपन्नता के यानी गरीबी के इस अथाह सागर को उसका सुहागिनी और पति के साथ साथ दोनों अपने जीवन की नैया को पार कर रहे थे। लेकिन क्या है, प्रेमचंद कह रहे कि लेकिन उसकी होरी की मृत्यु हो जाने के बाद प्रेमचंद उस पर अफसोस जताते हैं, दुख जताते हैं। धनिया के विषय में कह रहे हैं, हमको कुल प्रतिष्ठा का इतनी प्यारी नहीं है, महाराज की उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते, दाता देने से धनिया। अब ध्यान दीजिए,
होरी क्या है, गोबर और जुनिया में प्रेम प्रसंग हो जाता है और क्या है वो शादी कर। जुनिया क्या है, एक विधवा लड़की है, आयु से कम है लेकिन विधवा हो चुकी है। तो गोबर क्या है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, नहीं गर्भवती हो जाती है जुनिया। तो इसमें दाता दिन कहते हैं कि इसका गर्भपात करवा दो, समाज में क्या है बेइज्जती हो जाएगी, मान प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन धनिया कहती है कि धनिया इसमें देखा जाए ना तो धनिया बहुत, देखो कितने पढ़े लिखे वाली बातें करी अनपढ़ होकर की। हमें क्या कुल प्रतिष्ठा की प्यार नहीं है, यानी हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम समाज की प्रतिष्ठा के लिए क्या है कि जीव की हत्या कर डाले, मतलब जो अंदर बच्चा पल रहा है कि हम उसे मार डालेंगे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, धनिया कहती है। और देखो वो इतना विरोध करती है पंचायत का। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अकल की दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध पानी का पानी करना दूसरी बात है। धनिया दरोगा से, यहाँ भी देखो धनिया दरोगा यानी जो पुलिस वाला उसका विरोध करिए कि तुम्हारा न्याय देख लिया, तुम गरीबों का दूध पानी का पानी नहीं करते, तुम तो क्या गरीबों का गला काटते हो, और तुम्हारी कहाँ गई तुम्हारी अक्ल और तुम्हारा न्याय। तो धनिया दरोगा को यहाँ दौड़ा वैसे देखा जाए तो ये क्या धनिया दरोगा से कहती है। आगे बढ़ते, भीख मांगो तुम, भीख मंगों की जात है, हम तो मजदूर ठहरे, हम काम करेंगे 4 पैसे पाएंगे। धनिया माता दिन से, धनिया कह रही है कि माता दिन से कह रही है कि तुम भीख मांगो, हमें तो क्या है मजदूर है, यानी हमें तो काम करना है और काम करके 4 पैसे पाएंगे, ठीक है। तो ये माता दिन को कह रही है। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। देखो मालती या इंग्लैंड से पढ़कर आई है, तो जब वो पढ़कर आई है तो वो क्या इंग्लैंड की विचारधारा की है, यानी कि वो ऐसे तो तितली यानी सब पुरुषों से वो जैसे कि पार्टी में जाती है सभी पुरुषों से बात करती है, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि पुरुष उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रहते हैं। और कुछ तो इसके साथ साथ ही वो पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलती है। तो उस समय अब 1936 के समय में अंग्रेजी बोलना और आज के समय में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस समय 1936 की बात करें तो बहुत और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो प्रेमचंद कह रहे हैं मालती के विषय में कि वो बाहर से तो तितली दिखती है, यानी कभी इधर जाती चंचल है, व्यवहार से क्या है चंचल, लेकिन अंदर से जैसे मधुमक्खी होती है ना, कभी इधर इधर उधर उड़ती है कभी उधर उड़ती है, लेकिन वो अंदर से क्या है शहद देती है। तो उसी प्रकार है कि मालती क्या है विचारों से, अंदर के विचार से अच्छी है, सबसे को प्यार प्रेम से रहती है, लेकिन वो तितली की बातें भी जब सब इन आदमियों से जेंट्स से मिलती है बातें करती है तो वो एक अलग बात है। और आगे जाकर वो बिल्कुल बदल जाती है, बड़ी उनकी विचारधारा मेहता से मिलकर वो बहुत बदल जाती है। आगे देखेंगे, जहाँ यहाँ तो किसान है वह सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल है, राम से एक रूपा के पति। अब रूपा के पति राम सेवक कह रहे, देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो आप होरी करोगे, ठीक है, लेकिन इस कोटेशन अगर आ जाए तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये एक यूनिक पात्र है, एक अलग पात्र है। यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है, यानी सबके नरम चारा, कोई भी आकर उन पर शोषण कर सकता है किसानों पर। पटवारी को नजराना दे और दस्तरी न दे, यानी पटवारी को नजराना और दस्तरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल है। अब पटवारी अपना नजराना अपना अलग ले रहे हैं और क्या, और जमींदार अलग रहे, सब अलग लग रहे हैं। ये क्या कहने कि अगर नहीं दे तो रहना मुश्किल है गाँव में, राम से करे रूपा के पति है। महाराज घर में न तो गाय न बचे न ही पैसा, यही इनका गोदान। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आईएमपी लगा लेना और वेरी वेरी आईएमपी जरूर आप इसे याद रखेंगे क्योंकि यह आ सकता है। ये धनिया माता दिन से कह रही है, देखो जब होरी एक की मृत्यु हो जाती है तो एक परंपरा होती है गांव में कि जब किसी की मृत्यु होती है तो गाय का दान देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, एक बताऊंगी आपको, ये इसमें मैं बताना भूल गई, वैसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बता रही हूँ जिसने नहीं पढ़ा है ये उपन्यास। इसमें क्या हो रही, गो का दान नाम उपन्यास का ऐसा कि गौ का दान। और के एक उस समय बहुत ये होती थी, जो साधारण परिवार के जो आदमी होते थे, यानी साधारण परिवार होता था, वो गाय को रखते थे और गाय का दूध पीना, उसे पालना बहुत ही सौभाग्य की बात समझी जाती थी, उसे धनवानों की श्रेणी में रखा जाता था। तो उसी प्रकार होरी का और धनिया का सपना है कि उनके घर में एक गाय हो। तो उनके वो काफी संघर्ष करने के बाद वो गाय को ले भी आते हैं, ठीक है। लेकिन गाय को लाने के बाद भी उसका भाई है जो
इसका भाई है, होरी का भाई हीरा है, उस गाय को जहर दे देता है और उसे मार देता है। तो कुछ समय के लिए उनका सपना पूरा होता है, लेकिन बाद में वो पूरी जिंदगी मर जाता है, लेकिन उसकी गाय दोबारा नहीं आती है और ये धनिया और होरी का दोनों का सपना होता है, लेकिन उस सपना को पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे ही क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है होरी की। तो जो पंडित लोग वो होते हैं वो कहते हैं कि गाय का दान करो। तो इसने कुछ पैसों की, धनिया ने सुतली बेची थी, उसमें वह पैसे देती है कि घर में न तो गाय है। धनिया कह रही है कि देखो महाराज, घर में न तो गाय है न बच्चियां हैं, बस यही पैसे, यही इनका गोदान है। धनिया उसके हाथ पर रखकर, होरी के हाथ पर रखकर रोने पछाड़ खाकर गिर जाती है। तो देखेंगे, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। मेरे विचार से पीड़ित होना भी कहीं श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ देखेंगे आप कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में, उन्हें लूटने या इसमें पीड़ित करने में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण याद रखेंगे होरी का धनिया से। जब दूसरों के पाँव, ये भी वेरी IMP लगाने, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उस पाँव को सहलाने में कुशलता है। तो ये इतनी बार पूछा गया है, बेहद अनगिनत है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो ये होरी का धनिया से है। किसका है? होरी का धनिया से है। क्योंकि धनिया जो वो इतनी गुलामी करते हैं उनके जो जमींदार हैं कभी किसी की, तो धनिया कहते कि आप ऐसा क्यों करते हो, मतलब कि कमा कर खाना है तो आप इतनी गुलामी क्यों करते हो। तब कहते कि होरी कह रहे कि दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी होना तो उन पाँव को सहलाने में कुशलता है, नहीं तो मारे जाएंगे। होरी कह रहे हैं कि धनिया से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इन आलोचकों ने गोदान के बारे में क्या कहा है वो हम देखेंगे। यहाँ तो गोदान के ही आपस के पात्र बातचीत कर रहे हैं, उनके ही कथन है, लेकिन गोदान के बारे में अन्य लेखक, अन्य आलोचकों का क्या कथन है वो हम देखेंगे। गोदान एक लोमहर्षक त्रासदी है। गोदान में प्रेमचंद का उपन्यास कला अपनी उत्कर्ष पर है। ये कौन कह रहे हैं? गोपाल राय कह रहे हैं। गोदान एक लोमहर्षक त्रासदी है। गोदान में प्रेमचंद की उपन्यास कला अपनी, यानी अपने जो उपन्यास की जो उनकी कला थी, जो उनकी प्रतिभा थी, वो उत्कर्ष पर थी, यानी ऊंचाई पर थी। ऐसा कौन कह रहे हैं? गोपाल राय कह रहे हैं। प्रेमचंद मूलतः गांधी जी के अनुयायी थे। ये कौन कह रहे हैं? शिवदान सिंह चौहान कह रहे हैं कि प्रेमचंद थे वो मूलतः गांधी के विचारों का अनुसरण करने वाले थे, उनको मानने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से शोषित, जिसका भी आप वेरी IMP लगा, बहुत बार आया है। कल मैं आपको प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न हैं वो करवाऊंगी, यानी करवाने या नहीं करवाने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, जरूर आप देखकर चले जाते हो। कम से कम एक मैसेज तो कर दिया करो कि मैम बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा, या कम ही लगे। अब यानी कि झूठी तारीफ कर दें आप, कहीं गलती लगे या कहीं ऐसा लगे कि कहीं गलती है तो भी जरूर बताएंगे, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार करके आऊँ। ठीक है। प्रेमचंद शताब्दियों से शोषित, पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी। अब मैं इसमें थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी, ध्यान से सुनोगे। देखो भाई प्रेमचंद अच्छे विचारों के थे, ये मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, कौन कह रहे? हजारों लोग कह रहे हैं कि हजारों लोग कह रहे हैं कि शोषित, यानी जिनका शोषण किया गया, पद दलित यानी पैरों नीचे कुचला गया है, दबाया गया है, अपमानित यानी अपमान किया गया, बेइज्जती की गई, उपेक्षित यानी उनको इग्नोर किया गया, उपेक्षित मतलब नजरअंदाज किया गया, कृषकों की आवाज थी। ऐसा मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, हजारों लोग कह रहे हैं। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, फेंट कर मतलब कि घोट कर जिसको बोलते हैं ना, दोनों को मिश्रण करके, यानी मिश्रण के, ऐसा कौन करे? राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर वाला भी प्रीवियस ईयर में काफी आया है, मैं प्रीवियस ईयर लगा रही थी तो मैं देख रही थी। ठीक है। ये उपन्यास में गांधी मार्क्स मतलब कि ये कि प्रगतिशील विचारों का, यानी कि जो रूढ़िवादिता है उनको छोड़ना, यानी जो रूढ़िवादी है, जो समाज को गलत दिशा में ले जा रही है, तो और अच्छी दिशा में, यानी कि समाज को गलत दिशा में ले जा रही है उनको छोड़ना है, और अच्छी दिशा जो प्रेरणादायक बातें उनको आगे ले जाना है। तो ऐसा मार्क्स का विचारधारा है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को फेंट कर मिलाया गया है, तो प्रेमचंद ने मिलाया है। किसने? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। प्रेमचंद युग निर्माता थे रामविलास शर्मा, यानी प्रेमचंद नए युग के निर्माता थे, अच्छे विचारों के निर्माता थे रामविलास शर्मा।
गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है, डॉक्टर रामविलास शर्मा कह रहे हैं। देखो भाई, इसकी मैं थोड़ी ट्रिक बताऊंगी आपको, ध्यान देंगे। ऋण की समस्या, ऋण मतलब होता है कर्जा। देखो, कोई आदमी विलासिता पूर्व जीवन में भाई अच्छे, जो अपनी हैसियत से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा खर्चा करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, हैसियत से ज़्यादा ऐशो आराम से रहेगा, यानी विलासिता से रहेगा, अपने औकात से ज़्यादा विलासिता से रहेगा, तो उसको तो कर्जा होगा, उसको तो ऋण होगा ही। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। यानी विलासिता से रहोगे तो ऋण तो होगा। कहने का मतलब विलासिता से रहोगे, ऐसे रहोगे, विलासिता से रहोगे तो ऋण होगा। ये ऐसा कौन कह? रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की आवाज़ भारत के अजय जनता की आवाज़ है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। यानी प्रेमचंद की आवाज़, जो वो बदलाव चाहते हैं, ये अजय यानी जनता जिसे जीता ना जा सकी, जनता अब जागरूक हो गई है, विरोध कर रही है, उसको नहीं जीता जा सकता। वो अपनी विचारधारा, अपने शोषण का विरोध करेगी ही करेगी। गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की मान ट्रेजेडी है, डॉक्टर नामवर सिंह इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते, युगों तक यानी युगों तक गोदान पढ़ा जाता रहेगा, अपने रस के कारण, कलाकृति के कारण, वरना तो सभी समस्याएं इतिहास और समाजशास्त्रीय ग्रंथों में शामिल मिल जाएंगी, फिर वह कलाकृति न होती। डॉक्टर नामवर सिंह। कहने का अभिप्राय ये है कि पीछे भी जब लिखा गया था गोदान, तब भी लोग पसंद कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे युग युग तक करते रहेंगे। क्योंकि क्या है, जो समस्याएं हैं उनका क्या है, समाधान को विरोध के लिए पात्र, जो इन पात्रों के माध्यम से विरोध करवा रहे हैं। जो प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि आगे क्या है हमारी कलाकृति, ये डॉक्टर नामवर सिंह कह रहे हैं कि ये सब कुछ मिट जाएगा, आगे ये खत्म हो जाएगा, जो रूढ़िवादिता है। ये ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर नामवर सिंह कह रहे हैं। शरद चंद्र ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा। उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसको? प्रेमचंद को कहा जाता है। लेकिन किसने कहा था? शरद चंद्र ने कहा था, याद रखेंगे। इलाज चंद्र जोशी कह रहे हैं कि प्रेमचंद को मनोविज्ञान का कच्चा खिलाड़ी कहा। इलाचंद जोशी ने कहा कि मनोविज्ञान का कच्चा खिलाड़ी है। मनोविज्ञान ये है कि दूसरों की हम बातें, यानी दूसरे बैठे हों तो बिना बोले उनकी बातें समझ जाए, वो अगले वाला क्या चाहता है, क्या उसके दिमाग में चल रही है। लेकिन इलाचंद जोशी कह रहे हैं कि इस मामले में प्रेमचंद कच्चे खिलाड़ी है। गोदान में यदि गोदान में लिखता के रचनाकार, सिर्फ इतना ही है, गोदान में लिखता, तो भाई वो जैनेन्द्र कह रहे हैं अगर मैं गोदान लिखता, इतना ही कहा, आगे उसने कुछ नहीं कहा कि यदि मैं गोदान लिखता तो वो कैसा लिखता। जैनेन्द्र कह रहे हैं। कमल किशोर गोयनका के अनुसार, ये कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास का लेखन 1932 में ही प्रारंभ कर दिया था। प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। लेकिन कमल किशोर गोयनका ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास को लिखने, यानी उसकी शुरुआत 1932 में ही कर दी थी, परंतु इसका प्रकाशन 10 जून 1936 को हुआ था। यानी 32 में उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था, लेकिन इनका प्रकाशन कब किया था? 10 जून 1936 को। कौन कह रहे हैं? कमल किशोर गोयनका कह रहे हैं। कमल किशोर गोयनका के अनुसार पहले इस उपन्यास का शीर्षक गोदान था, यानी पहले इसका शीर्षक क्या था? गोदान था। किंतु बाद में जनार्दन प्रसाद द्विज, यानी ये भी लेखक का नाम है, जनार्दन प्रसाद द्विज के अनुसार इसका नाम प्रेमचंद ने गादान कर दिया। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें गोदान है, फिर गादान कर दिया। किसके कहने पर? जनार्दन प्रसाद द्विज के कहने पर। फिर उसके बाद प्रेमचंद के निबंध के बाद ये उर्दू का गैदा नाम से दिल्ली में प्रकाशित हुआ था। तो याद ध्यान देंगे, पहले तो ये क्या है, कमल किशोर गोयनका के अनुसार पहले गोदान में गोदान नाम से हुआ था। फिर जनार्दन प्रसाद द्विज के कहने पर ये गादान के नाम से प्रकाशित हुआ। फिर प्रेमचंद का निधन के बाद ये गैदान नाम से दिल्ली में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दिल्ली से प्रकाशित हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है, गोदान से संबंधित आलोचकों के कथन करवाए, उनके महत्वपूर्ण तथ्य करवाए। जल्दी ही इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर आ रही हूँ, जिसमें कुछ बच गया होगा कोई कोटेशन वगैरह, तो वो उसमें आ जाएंगी, प्रश्न भी और आ जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। पीडीएफ चाहिए तो 199 रुपये में आप व्हाट्सएप लिंक चैनल डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप फ्री में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
लेकिन पीडीएफ चाहिए तो, और पीडीएफ के ज़्यादा पैसे निकले को मैडम ने हमें लूट लिया। ये इसने में तो कागज़ आएगा मेरा और पेन लग जाते हैं, रोज़ एक पेन ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, घंटे वाले निशान को दबा देना, आल के बटन को दबा देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।